हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो साइंस का सब्जेक्ट हो जाता है उसके अति लघु टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को पढ़ेंगे। देखिए, बहुविकल्पीय सीरीज के यानी जो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस है उसकी सीरीज को कंप्लीट किया। सो आप लोग प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं क्योंकि आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और चीजों को डिटेल में भी बताया गया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फैन प्लवन विधि में किस तरह के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? तो इस विधि में हल्के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। यानी देखिए, फैन प्लवन विधि में बारीक पिसे हुए अयस्क को जल और तेल के मिश्रण में डालकर वायु प्रवाहित की जाती है। अशुद्ध अयस्क तेल के साथ झाग यानी फेन बनाकर ऊपर तैरने लगता है और अपद्रव्य नीचे बैठ जाते हैं। तो इस तरह से कैसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? तो हल्के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सेकेंड नंबर पर हो जाता है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के सामान्य लक्षण क्या है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के सामान्य लक्षण निम्न प्रकार हो जाते हैं। फर्स्ट नंबर पर है, प्रत्येक आवर्त में तत्वों की व्यवस्था उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में है। एक ही समूह में स्थित तत्वों के गुण में समानता होती है। और थर्ड नंबर पर हो जाता है, सारणी में रिक्त स्थान वाले तत्वों के गुणों को पहले से ही बताया जा सकता है। इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग क्रमांक क्या यानी जो किसी वर्ग क्रमांक से क्या प्रदर्शित होता है? तो वर्ग क्रमांक से तत्वों की संख्या प्रदर्शित होती है। क्या होता है? तो तत्वों की संख्या प्रदर्शित होती है। क्वेश्चन आपका हो जाता है, आवर्त सारणी के वर्गों की विशेषताएं क्या है? तो इनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। एक ही उपवर्ग के तत्वों के गुणों में आपस में समान होती है, परंतु उसी वर्ग के दूसरे उपवर्ग के तत्वों के गुणों में भिन्नता होती है। सेकेंड नंबर पर हो जाता है, एक ही उपवर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं। ठीक है ना? कितने आवर्त होते हैं? तो 7 आवर्त होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं, अति लघु आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो इसमें 2 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? तो अति लघु में देखिए 2 तत्व होते हैं और संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में तो 7 तत्व होते हैं। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। फिर से बता रही हूं कि अति लघु आवर्त में 2 तत्व होते हैं। क्वेश्चन है, दीर्घ आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो इसके चौथे एवं 5वें आवर्त में 18 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? तो इसके चौथे और 5वें आवर्त में 18 तत्व होते हैं। उसके बाद देखिए, बात कर लेते हैं अगर दीर्घ आवर्त की, तो चतुर्थ और पंचम आवर्त में 18 होते हैं और इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें दीर्घ आवर्त कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के कोई 2 लाभ बताएं। तो इसमें आपका फर्स्ट नंबर पर हो जाता है, सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक, और सेकंड हो जाता है, नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायक। क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के कोई 3 दोष बताएं। तो फर्स्ट नंबर पर दोष हो जाता है, असमान तत्वों को एक साथ रखना। यानी इन्होंने क्या किया? तो असमान जो तत्व थे क्या थे? तो असमान जो तत्व थे उनको एक साथ रखा उन्होंने, और समान तत्वों को अलग अलग रखना इनका दोष हो जाता है। यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी का दोष हो जाता है। और थर्ड नंबर पर हो जाता है, मृदा
दुर्लभ मृदा तत्वों को स्थान। तो इस तरह से 3 दोष हो जाते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है धातु तथा अधातु का आशय स्पष्ट कीजिए। तो धातु कम विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व धातु होते हैं और अधातु अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व अधातु होते हैं। इसमें देखिए समझ लेते हैं धातु क्या होते हैं। तो धातु की पारंपरिक परिभाषा उनके बाह्य गुणों के आधार पर दी जाती है। सामान्यतः धातु चमकीले होते हैं। कैसे होते हैं? तो चमकीले होते हैं और कैसे होते हैं? और प्रत्यास्थ, आघात वर्धनीय और सुगढ़ होते हैं। और अधातु की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए? तो अधातु की। दोनों को साथ में लेके चलते हैं क्योंकि धातु तो अधातु, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे क्या है? धातु तथा अधातु का आशय स्पष्ट कीजिए। तो समझ लीजिए अधातु को, तो अधातु रासायनिक वर्गीकरण में प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। और अधातुओं की संख्या कितनी होती है? तो अधातुओं की संख्या 18 होती है। और सबसे भारी जो अधातु हो जाता है वो आपका हो जाता है ऑस्टेटिने हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑस्टेटिने हो जाता है। ठीक है ना? तो इस तरह से आपका अधातु हो जाता है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं धातु तथा अधातु का आशय। तो कम विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व धातु होते हैं और अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व अधातु होते हैं। आप देखिए सरल भाषा में देखिए, आप देखिए अपने लफ्जों में भी लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये चमकीले होते हैं। कैसे होते हैं? चमकीले होते हैं, प्रत्यास्थ होते हैं, आघातवर्धनीय होते हैं। और देखिए जो यहाँ पे आपका आंसर दिए हुए हैं कि कम विद्युत ऋणात्मकता वाले क्या होते हैं? जो तत्व होते हैं वो धातु होते हैं और अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले जो तत्व होते हैं वो अधातु होते हैं। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन किस वैज्ञानिक ने किया? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन मोसले ने किया। किसने किया? तो मोसले ने किया। और इनके बारे में जान लेते हैं कि 1913 यानी 1913 में अंग्रेजी भौतिक वैज्ञानिक हेनरी मोसले, इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम हेनरी मोसले, ठीक है ना? हेनरी मोसले ने तत्वों की तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए एक्सरे का उपयोग किया। किसका उपयोग किया? तो एक्सरे का उपयोग किया। और इसमें हो जाता है और इन नापों को उनके परमाणु क्रमांक से सहसंबंध किया। फिर उन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को आवर्त सारणी में पुनर्व्यवस्थित किया। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं सरल धारा किसे कहते हैं? तो सरल धारा एक स्थायी धारा जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। कैसी दिशा में? तो सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित हो उसे सरल धारा कहते हैं। जैसे सेल, बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा हो जाती है। क्या हो जाते हैं? तो ये सरल धारा हो जाते हैं। ठीक है ना? ये सरल धारा हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है विद्युत धारा के स्रोत बताइए। तो विद्युत धारा के स्रोत हो जाते हैं फर्स्ट नंबर पर सेल हो जाता है, सेकेंड नंबर पर आपका हो जाता है जनित्र। क्या हो जाता है? तो जनित्र हो जाता है। और यानी जनरेटर, जिसको क्या कहते हैं आप लोग? जनरेटर। जनित्र यानी जनरेटर हो जाता है। और देखिए इसमें देखिए क्या हो गया कि विद्युत धारा के स्रोत कौन से? तो सेल और जनित जनरेटर हो जाता है। क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? तो इसमें देख लेते हैं विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। एक विद्युत सेल के संपूर्ण परिपथ में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होने के लिए सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्वेश्चन है आपका एमीटर क्या है? तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है एमीटर कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन है वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर को ज्ञात करने या विभवांतर के मापन के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। तो क्या है? तो वो वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? यानी वोल्ट मीटर कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है चुंबक के ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, कारण बताएं। तो फर्स्ट नंबर पर आपका हो जाता है चुंबक में सदैव क्या होता है? उत्तर व दक्षिण। क्या होता है? उत्तर व दक्षिण
पाए जाते हैं, यानी चुंबक में सदैव क्या पाए जाते हैं, तो उत्तर व दक्षिण। और चुंबक में अकेला स्वतंत्र ध्रुव का होना संभव नहीं है, और किसी चुंबक में 2 उत्तरी व 2 दक्षिणी ध्रुव नहीं हो सकते। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन है विद्युत चुंबक के उपयोग बताएं। तो विद्युत चुंबक के उपयोग टेलीग्राफ व टेलीफोन यंत्रों में उपयोग। सेकंड नंबर पर हो जाता है विद्युत मोटर, जिसका उपयोग पंखा, कपड़ा धोने की मशीन में होता है। थर्ड नंबर पर हो जाता है विद्युत घंटी या लाउड स्पीकर में। और फोर्थ नंबर पर हो जाता है कारखानों में भारी स्टील के टुकड़ों को इधर से उधर लाने ले जाने में। क्वेश्चन है 2 आवेशित वस्तुओं में कब आकर्षण और कब प्रतिकर्षण होता है। तो विजातीय विपरीत प्रकार की आवेशित वस्तुओं के बीच आकर्षण बल तथा सजातीय समान प्रकार के आवेशित वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। क्वेश्चन आपका हो जाता है आवेश का मात्रक क्या है, एकांक आवेश किसे कहते हैं। तो आवेश का मात्रक कूलाम है। क्या है, तो याद रखिएगा आप लोग बहुत अच्छे से कि आवेश का मात्रक कूलाम है। यदि समान परिमाण के 2 सजातीय आवेश वायु या निर्वात के एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी स्थित होने पर परस्पर 1 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल आरोपित करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। क्वेश्चन आपका हो जाता है कारण समझाइए। इसमें प्लास्टिक के कंघे को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं। सेकंड हो जाता है फलालेन से रगड़ी हुई एबोनाइट की दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षण करती हैं। तो पहला देख लेते हैं, एक दूसरे से रगड़ी हुई 2 वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, ये भी समझ लेते हैं। अब देख लेते हैं प्लास्टिक के कंघे को ऊनी कपड़े से रगड़ने पर कंघा ऋण आवेशित हो जाता है। कैसा हो जाता है, तो ऋण आवेशित हो जाता है, ठीक है ना। कैसा हो जाता है, तो ऋण आवेशित हो जाता है। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ऊन से कंघे में हो जाता है। सेकेंड आपका हो जाता है फलालेन से रगड़ी गई एबोनाइट की दोनों छड़ों पर एक ही प्रकार का ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। थर्ड नंबर पर आपका हो जाता है जब 2 वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो दोनों ही वस्तुएं समान रूप से विपरीत प्रकार के आवेशों से आवेशित हो जाती हैं, इसलिए दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं विद्युत धारा के कितने प्रकार हैं। तो विद्युत धारा के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो दिष्ट धारा हो जाता है और सेकेंड नंबर पर प्रत्यावर्ती धारा हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दंड चुंबक का आकार कैसा होता है। तो दंड चुंबक का आकार आयताकार होता है। कैसा होता है, तो आयताकार होता है। किसका आकार, तो दंड चुंबक का आकार। क्वेश्चन है नाल चुंबक का आकार कैसा होता है। तो नाल चुंबक का आकार अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार का होता है। किसका, तो नाल चुंबक का आकार, तो जो अंग्रेजी का अक्षर यू होता है उसके जैसा होता है। विद्युत धारा की तीव्रता किस समय 1 एम्पियर होती है। तो किसी परिपथ में जब कूलाम आवेश 1 सेकेंड में, कब, तो 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है, तब उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा की तीव्रता 1 एम्पियर होती है, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है, देखिए 1 एम्पियर होती है। कब होती है, तो जब उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा की तीव्रता 1 एम्पियर होती है किसी परिपथ में जब कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। सो फ्रेंड्स देखिए, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। क्वेश्चन देख लेते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं जो हैं, यानी लाल रुधिर कणिकाओं के क्या कार्य हैं। तो रक्त की लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से बंध बनाकर उनका परिवहन करती हैं। क्या करती हैं, तो बंध बनाकर उनका परिवहन करती हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है श्वेत रुधिर कणिका जो कणिकाएं हैं उनका कार्य क्या है।
तो यह कणिकाएं प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं, शरीर में अशक्त तथा टूटी हुई कोशिकाओं का भक्षण कर रुधिर की सफाई करती हैं। ये किनका कार्य है? तो श्वेत रुधिर कणिकाओं का ये कार्य हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए समझ लेते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाओं के कार्य समझ लिए, लाल रुधिर कणिकाओं के कार्य समझ लिए। अब देखिए समझ लेते हैं थोड़ा सा कि रुधिर यानी जो ब्लड होता है एक कैसा पदार्थ है? तो एक तरल पदार्थ है। जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? वो आप सभी को पता है कि एक तरल पदार्थ है जिसके दो भाग हैं। कितने भाग है? तो दो भाग है। फर्स्ट नंबर पर हो जाता है द्रव धारा यानी द्रव्य भाग हो जाता है। क्या हो जाता है? तो द्रव्य भाग हो जाता है फर्स्ट नंबर पर। देखिए फर्स्ट नंबर पर द्रव भाग हो जाता है और सेकंड नंबर पर क्या हो जाता है? ठोस भाग हो जाता है। पहला द्रव्य भाग हो जाता है, दूसरा आपका ठोस भाग हो जाता है। इसको समझ लेते हैं, द्रव्य भाग को पहले समझ लेते हैं, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। द्रव्य भाग को और क्या कहते हैं? तो द्रव्य भाग को प्लाज्मा कहते हैं। और ठोस भाग जो होता है वो कोशिकाओं का बना होता है, और जो ठोस भाग होता है वो किसका बना होता है? तो वो कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है ना। और रुधिर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो रुधिर कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो लाल रुधिर कोशिकाएं, श्वेत रुधिर कोशिकाएं और विम्बाणु या प्लेटलेट्स, ये हो जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रुधिर प्लेटलेट्स के क्या कार्य हैं? तो इसको समझ लेते हैं। रुधिर प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करती है तथा चोट लगने पर रक्त के बहाव को भी नियंत्रित करती है। ये किसका कार्य हो जाता है? तो ये प्लेटलेट्स के कार्य हो जाते हैं। रुधिर प्लाज्मा किसको कहते हैं? तो रुधिर प्लाज्मा जो आपका हो जाता है तो ये हल्का पीला चिपचिपा तथा पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। यानी प्लाज्मा जो होता है यानी रुधिर प्लाज्मा ये कैसा होता है? तो ये हल्का पीला कैसा होता है? तो हल्का पीला चिपचिपा पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। और ये रुधिर का लगभग 50 से 60% भाग होता है। और समान रूप से इसमें 90% जल, अगर जल की मात्रा की बात आ जाए तो कितना होता है? तो 90% जल और 10% हो जाता है अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ। ठीक है ना। तो इस तरह से रुधिर प्लाज्मा किसे कहते हैं? तो ये हल्का पीला चिपचिपा तथा पारदर्शी तरल पदार्थ होता है और ये रुधिर का लगभग 50 से 60% भाग होता है। सामान्य रूप से इसमें 90% तक जल और 10% अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब बात कर लेते हैं रुधिर बैंक किससे कहते हैं? तो रुधिर बैंक रक्त को आधुनिक उपकरण एवं विधियों द्वारा 4.5 डिग्री सेल्सियस यानी 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कांच या प्लास्टिक की वायुरुद्र बोतलों में सुरक्षित रखा जाता है। अर्थात वह स्थान जहां विभिन्न वर्गों के रुधिर को रखा जाता है रुधिर बैंक कहलाता है। जैसा कि आपको नाम ही से पता है, जैसे कहते नहीं कि बैंक में पैसा रख दो, तो पैसा कहाँ रखा जाता है? तो बैंक में रखा जाता है। अब रुधिर बैंक की बात आती है तो जहां रुधिर रखा जाता है उसको रुधिर बैंक कहते हैं, है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है। क्वेश्चन है रक्तदाब बीपी किसे कहते हैं? तो हृदय द्वारा रक्त निश्चित लय या चक्र में पंप किया जाता है। हृदय परकुचन के समय यह दाब अधिक होता है तथा हृदय में शिथिलन के समय कम होता है। स्वस्थ मनुष्य का दाब यानी बीपी 120 प्रति 80 mmHg होता है। इसे दाबांतर मापी द्वारा मापा जाता है। तो इस तरह से आपके देखिए ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर से जरूर देंगे।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।